दोस्तों, जब भी हम देश के बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं तो हमारे सामने रिलायंस, अडानी और टाटा जैसे नाम सामने आते हैं। लेकिन इन बड़े बिजनेसेस के अलावा एक और बिजनेस भी है जिसने अपनी फील्ड में कमाल की ग्रोथ की है, और ये है साइकिल प्योर अगरबत्ती, जो 1948 में शुरू हुई थी और आज 1500 करोड़ रुपए का एक बड़ा ब्रांड बन गई है और क्रिकेट मैचेस तक को स्पॉन्सर कर रही है। लेकिन आखिर एक अगरबत्ती के ब्रांड ने इतनी ग्रोथ कैसे अचीव की और क्या था उनका बिजनेस प्लान जिसने उन्हें मार्केट के एक लीडर के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि हमने बताया कि इस ब्रांड की शुरुआत 1948 में हुई थी और जब देश पार्टीशन के दुख से अभी उभर ही रहा था और एक आधुनिक भारत बनने की राह पर चल पड़ा था। इस समय नारायण रंगा राव नाम का एक शख्स भी अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज तलाश रहा था। नारायण ने अब तक कई सारी जॉब्स की थी जिसमें उन्होंने मिठाइयां बेचने से लेकर शॉर्ट हैंड टाइपिंग और बाकी बहुत सारे करियर्स भी ट्राई किए थे। लेकिन 36 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें उनके काम में मजा नहीं आ रहा है, इसलिए वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे। नारायण मैसूर से थे जहां पर पूजा पाठ का काफी रिवाज था और उन्होंने देखा कि लोग बाकी चीजों पर पैसा खर्च करें ना करें, लेकिन वो पूजा करते वक्त प्रसाद और अगरबत्ती खरीदने में कोई कमी नहीं छोड़ते। नारायण ने मार्केट में एक बड़े गैप को भी आइडेंटिफाई किया, क्योंकि उस वक्त जो कंपनीज अगरबत्तियां बेच रही थी वो क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर विश्वास रखती थी। अगरबत्तियों को 100 स्टिक्स के बंडल में बेचा जाता था, उनकी स्मेल्स भी बहुत बेसिक होती थी। तब नारायण ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा ब्रांड बनाएंगे जो मार्केट से अलग हो, लेकिन इसके लिए उनके पास फ्रेग्रेंस की नॉलेज नहीं थी। उन्होंने अपने इस गैप को भरने के लिए जर्मनी से फ्रेग्रेंस के ऊपर लिखी हुई 3 किताब मंगाई। तो उस वक्त तो अमेज़न जैसी सर्विसेज नहीं होती थी, इसलिए इन बुक्स को आने में 6 महीने का वक्त लगा। नारायण ने इसके बाद इन्हें खूब पढ़ा और नई नई स्मेल्स डेवलप करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू कर दिया। नारायण ने इसके बाद अपनी अगरबत्तियां बनाने के लिए सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स का यूज करना शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने इनकी क्वालिटी पर भी बहुत ध्यान दिया। इसीलिए अब उनके पास ऐसी अगरबत्तियां थी जिनकी स्मेल बाकी ब्रांड से अच्छी तो थी, लेकिन इन्हें चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, वरना मार्केट की बाकी अगरबत्तियां आधी जलकर ही बुझ जाया करती थी। इसके बाद बारी थी इन्हें मार्केट में उतारने की। यहाँ पर भी नारायण ने एक बड़ी गेम खेली, जहाँ मार्केट में 1 रुपए के 100 अगरबत्ती के बंडल बिक जाया करते थे, वहीं नारायण ने डिसाइड किया कि वो 1 रुपए में सिर्फ 30 अगरबत्ती का एक पैकेट बेचेंगे, जो मार्केट के हिसाब से 3 गुना महंगा था। इसके साथ ही उनके पास अपनी प्रमोशन करने के लिए कोई मार्केटिंग बजट भी नहीं था, और अगर बाहर से इस प्लान को देखा जाए तो ये काफी खराब प्लान नजर आता है। लेकिन नारायण के पास एक स्ट्रैटेजी थी। नारायण ने अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं किया, बल्कि वो अगरबत्ती की शॉप्स के पास जाकर अपनी अगरबत्तियां जलाने लगे। उनकी स्मेल्स के कारण वहां आने वाले कस्टमर्स अट्रैक्ट होते थे और फिर दुकानदार से उसी ब्रांड की मांग करते थे। लेकिन क्योंकि उनके पास वो ब्रांड नहीं था तो उन्हें अपने कस्टमर्स को मना करना पड़ता था। इसके बाद नारायण जब अगले दिन पर किसी शॉप पर जाते तो शॉप ओनर्स उनसे वो अगरबत्तियां बेचने के लिए कहते, तब नारायण मना कर देते और दोबारा से 2 अगरबत्तियां जलाकर वहां से चले जाते। इसके बाद कस्टमर्स फिर वहां स्मेल से अट्रैक्ट होकर दुकानदार से अगरबत्तियों की डिमांड करते, लेकिन दुकानदार को दोबारा उन्हें राशि लौटाना पड़ता। तीसरे दिन नारायण फिर वहां पर जाते और इस बार भी वो अगरबत्तियां बेचने से इनकार कर देते। कुछ दुकानदार ऐसे भी थे जिन्होंने नारायण को उनकी दुकान के पास ये अगरबत्तियां जलाने से मना कर दिया। फिर नारायण ने उन्हें 2 अगरबत्तियां दी जिससे वो दुकान पर नहीं बल्कि घर पर जला सकते थे। जब ये दुकानदार इन अगरबत्तियों को घर पर जलाते तो उनकी फैमिली से लेकर उनके पड़ोसी भी अब इसी ब्रांड की अगरबत्ती की मांग करने लगे थे। अभी तक नारायण ने एक भी बॉक्स की सेल नहीं की थी, लेकिन उन्होंने इन 3 दिनों में दुकानदारों को प्रूव कर दिया था कि उनका प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट से सुपीरियर है और साथ ही इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इसका फायदा ये होता था कि जब चौथे दिन वो अगरबत्तियां सप्लाई करने के लिए डील करते थे तब उन्हें प्राइस को लेकर नेगोशिएट नहीं करना पड़ता था। इस तरह साइकिल प्योर अगरबत्ती ने शुरुआत से ही मोमेंटम पकड़ लिया था और जैसे ही मार्केट में आई हिट हो गई। मैसूर से निकलकर ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। लेकिन एक ब्रांड को इतने वक्त तक चलाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होती है। नारायण ने अपने बेटे मूर्ति को फ्रेग्रेंसेस की स्टडी करने के लिए फ्रांस भेजा था, और जब मूर्ति फ्रांस से लौटे और बिजनेस को संभालने लगे तब उन्होंने नोटिस किया कि उनकी अगरबत्ती की सेल्स काफी इर्रेगुलर थी। किसी दिन तो बहुत सारे बॉक्स बिक जाते थे
लेकिन कभी कभी सेल्स बहुत ही कम होती थी। मूर्ति ने डिसाइड किया कि वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर उन्होंने दुकानदार से इसके बारे में पूछना शुरू किया। दुकानदारों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो डायरेक्टली कस्टमर्स के बीच जाकर सर्वे करने लगे, और इससे उन्हें पता चला कि लोगों को उनका ब्रांड तो पसंद है, लेकिन वो एक ही तरह की स्मेल से बोर हो जाते हैं, जिस वजह से वो कभी कभी साइकिल की जगह कोई दूसरा ब्रांड खरीद लेते हैं। इस जानकारी ने मूर्ति को एक नया कॉन्सेप्ट इमेजिन करने में मदद की, और वो ये था 3-in-1 बॉक्स का कॉन्सेप्ट। अब मूर्ति ने डिसाइड किया कि वो एक ही पैक में 3 अलग अलग स्मेल वाली अगरबत्तियां रखा करेंगे, जिससे कि कस्टमर्स उन्हें आसानी से रोटेट कर सकें और साइकिल को छोड़कर वो किसी दूसरे ब्रांड के पास ना जाएं। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और आज भी ये 3-in-1 बॉक्सेस साइकिल की 50% सेल के लिए जिम्मेदार हैं। 2022 में साइकिल ने 1200 करोड़ से भी ज्यादा अगरबत्तियां बेची थी, जिसमें से 600 करोड़ अगरबत्तियां इसी 3-in-1 पैक में बेची गई थी। ये कॉन्सेप्ट इतना शानदार था, इसलिए बाकी कंपनीज ने भी साइकिल को कॉपी करना शुरू कर दिया, और आज भारत में लगभग सभी अगरबत्ती के ब्रांड 3-in-1 पैक्स ही बेचते हैं। लेकिन साइकिल के पास कुछ ऐसा था जो बाकी कंपनीज के पास नहीं था, और वो थी उनकी रिसर्च। साइकिल ने हमेशा से ही अपनी लैब में नई नई फ्रेग्रेंसेस पर काम किया था, जिस वजह से उनके पास 300 से भी ज्यादा ऐसे रॉ मटेरियल्स थे, जिनकी मदद से वो सैकड़ों अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंसेस बना सकते थे। इसके मुकाबले अगर हम उनके कंपैटिटर्स को देखें तो बाकी सभी के पास 3 से 4 ही ऑप्शन थे, और इसने भी साइकिल को मार्केट में एक बड़ा एज दिया। साइकिल ने इसके बाद एक 4-in-1 का कॉन्सेप्ट करना भी शुरू किया, जिसमें कि एक ही अगरबत्ती में उन्होंने 4 अलग अलग फ्रेग्रेंसेस डाल दी, और जैसे जैसे अगरबत्ती जलती रहती उसकी स्मेल भी बदलने लगती थी। इस तरह के जीनियस स्ट्रेटजीज के साथ compete करने के लिए मार्केट को काफी वक्त लगा, लेकिन तब तक साइकिल और भी ज्यादा आगे बढ़ गई थी। साइकिल प्योर अगरबत्ती ऐसी पहली अगरबत्ती ब्रांड बनी जिसने टीवी को अपनी एड्स चलाने के लिए चुना। उन्होंने ना सिर्फ टेलीविजन के लिए एड चलाए, बल्कि उन्होंने कई और प्रोडक्ट डिजाइंस भी लॉन्च की, जैसे कि हेरिटेज या फिर रिदम, जिसने लोगों को ढेरों चॉइसेस दे दी। इसके साथ साथ उन्होंने भारत के 2 अनऑफिशियल रिलीजियस क्रिकेट और बॉलीवुड को भी टारगेट किया, और इनके सारे भी अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया। आज भी आप देखिए तो अमिताभ बच्चन उनकी एड्स में आपको दिख जाते हैं, और एक समय पर तो क्रिकेट में DRS का डिसीजन जिस स्क्रीन पर दिखाया जाता था, वहां भी साइकिल की एड्स चलती थी। ये एड प्लेसमेंट बहुत ही शानदार थी, क्योंकि DRS के डिसीजन का वेट करते हुए क्रिकेट फैंस ये प्रे कर रहे होते हैं कि फैसला उनकी टीम के हक में आए, और इस समय पर साइकिल की एड देखना साइकोलॉजिकली प्रार्थना करने को साइकिल की अगरबत्तियों से जोड़ देता था। इस जीनियस एड प्लेसमेंट के कारण ही साइकिल को काफी बेनिफिट हुआ। आज साइकिल प्योर अगरबत्ती के ब्रांड को नारायण की 3री जनरेशन चला रही है, वो भी लगातार अपनी मार्केटिंग से लेकर अपने प्रोडक्ट्स में सुधार किए जा रहे हैं, ताकि वो कभी भी मार्केट की दौड़ में पीछे न रहें। आज साइकिल ने अपना एम्पायर भारत में तो फैलाया ही है, लेकिन इसके अलावा वो आज 75 से ज्यादा देशों में भी अपनी अगरबत्तियां सप्लाई करते हैं। साइकिल की स्टोरी बहुत तरह से इंटरेस्टिंग है। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है वो ये है कि आपको जीनियस बनने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई टेक कंपनी खोलनी पड़े या लोगों को स्पेस में भेजना हो। आप चाहें तो छोटे छोटे स्पेसेस में जाकर लोगों की जरूरतों को समझ सकते हैं, और वहीं से एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर सकते हैं जिसे मार्केट में कोई बीट ही ना कर पाए। वैसे क्या आपको साइकिल की वो DRS वाली एड याद है, और क्या आप थर्ड एम्पायर के डिसीजन से पहले प्रे किया करते थे? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।